नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि जैसे देखा जाए कि नीट के पेपर में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यह तो सभी को पता है, पर आज हम यहाँ पर खास करके पेपर 1 की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह न्यूनगंड होता है और यह एक प्रकार का मिथ्य भी है कि पेपर 1 जो है बहुत कठिन होता है, या अगर पेपर 1 हमने अच्छे से नहीं किया तो हम ये परीक्षा सफल नहीं हो पाएंगे। कई लोगों का तो ये भी कहना होता है कि आधे मार्क्स हमें पेपर 1 से और आधे मार्क्स हमें पेपर 2 से। पेपर 2 यानी कि जो हमारा मूल विषय होता है, जो हमने अपने एमए में लिया था। जैसे मेरा एमए में विषय था हिंदी, और पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे मिलकर जब मुझे बराबरी के गुण प्राप्त होंगे तभी मैं नीट की परीक्षा उत्तीर्ण हो पाऊंगी। पर ऐसा नहीं है, यह केवल एक मिथ्य है। दोस्तों, पेपर 1 जिसमें कि 10 यूनिट होते हैं, तो अगर उनमें से बहुत से लोगों को गणित की समस्या होती है, तो अगर आपको डीआई नहीं आ पा रहा है और किसी भी प्रकार के गणितीय या तर्कशास्त्रीय यूनिट में आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन विषयों को थॉरोली यानी ऊपर ऊपर पढ़कर भी जो आपके रुचिकर विषय हैं, इन यूनिट को छोड़कर बाकी जो बचे हुए यूनिट हैं उनमें अगर आपको बहुत अच्छा पसंदीदा आपका विषय है और आप उस पर पकड़ ले सकते हैं, जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और जो हमारा कंप्यूटर है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, और हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो लास्ट यूनिट है, इन सब पर भी, और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें इस पेपर में पास होने के लिए मदद करता है। हमारे पेपर 1 में लगभग 2 पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन के आते ही है, जो कि 5-5 मार्क्स के रहते हैं, जिसके फिर बढ़कर 20 गुण हो जाते हैं। तो वो हमें ये परीक्षा पास होने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, यदि आप कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी बहुत अच्छे से करें तो। दोस्तों, सिलेबस जो होता है वह हमारे पाठ्यक्रम का आत्मा होता है। जैसे कि हमारे शरीर में हृदय होता है और हृदय बंद पड़ने के बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, उसी प्रकार यदि हमने इस सिलेबस को, अभ्यासक्रम को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसका ठीक से अभ्यास नहीं किया, और इसी तरह से अगर हमारी तैयारी नहीं की, तो हमारे लिए जो एक सीमित समय दिया जाता है कि ये पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी कीजिए और निर्धारित समय पर परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण कीजिए। तो यदि आपने वो पाठ्यक्रम ठीक से समझकर उसके अनुसार अपनी तैयारी नहीं की, तो हो सकता है कि हम परीक्षा में उस लक्ष्य को हासिल ना कर सके। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आज तो 16 सितंबर है, अभी तक दिसंबर की परीक्षा के कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परीक्षा की तारीख आने की वेट करते रहे। आप सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसके अनुसार इस तरह की नोटबुक, हर एक विषय के लिए 100-100 पेजेस की नोटबुक मेंटेन कीजिए। यानी पेपर 1 के लिए भी 10 यूनिट के 10 अलग अलग नोटबुक, और जो आपका हिंदी पेपर है पेपर 2 का, उसके लिए भी 2 अलग 10 इसी तरह के 10 यूनिट के 10 अलग अलग नोटबुक निकाल कर रखिए। दोस्तों, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी तो यूट्यूब की भरमार थी, तो यूट्यूब पर जो भी विषय के जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी या कोई पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन मिलते थे, तो जहाँ जगह मिली कोई भी नोटबुक हाथ में ले लिया, उसको देखकर हम वहाँ पर नोट कर देते थे। और अंत में जब रिवीजन का समय आया तो हुआ ये कि कहीं पोर्शन कहीं और लिखा है, कहीं भाग कहीं और पर लिखा है, और उसे ढूंढने में ही बहुत दिक्कतें होती थी। कहीं एक विषय को पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरे पेज पर दूसरा ही विषय निकल कर आ रहा है, तीसरे पेज पर तीसरा ही निकल आ रहा है। तो इससे उस विषय को एक कंटिन्यूएशन में पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप इसी तरह से नोटबुक मेंटेन कीजिए जिस तरह से हम कॉलेजों में, स्कूलों में करते हैं, हर एक विषय के अपने अपने नोटबुक। और जब आप पढ़ाई करेंगे और जिस विषय का भी आप वीडियो देख रहे हैं या पुस्तक रीडिंग कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं,
तो वो उसी समय उसी नोटबुक में रखिए। खास करके ध्यान रखना है कि हमारे जो नोटबुक रहेंगे आपके एक ही जगह पर रहेंगे, आपकी एक निश्चित जगह रहेगी जहाँ आप पढ़ाई करने बैठते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं तो समय पर ही आपको उससे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, आपका नोटबुक है, वो मिल जाएगा और आप उसमें अपने नोट लिख पाएंगे, बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे समय पर ही। नहीं तो परीक्षा के वक्त पे इतना हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, और एक तरह से डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए आप इस तरह की नोटबुक मेंटेन कीजिए। पेपर वन के बारे में जो बोला था मैंने कि यह एक तरह का मिथ्य है कि कहा जाता है कि इसमें आधे मार्क्स हमारी परीक्षा में मिलने चाहिए जो हमें उत्तीर्ण करने में मदद करते, यह बिल्कुल मिथ्य है। मैंने ऐसे कई मार्कशीट्स देखे हैं जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर लोग पोस्ट करते हैं जिनका क्वालिफाई रिज़ल्ट आता है। तो उन लोगों में मैंने देखा है कि उनके कई लोगों की कि पहले वाले पेपर में उन्हें बहुत कम मार्क्स मिले हैं, यानी 17-19 समथिंग, और दूसरे पेपर में उन्होंने एकदम हाई रैंक अचीव की है, यानी कि 68 अबो, 70 अबो। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा विषय है, पेपर 2 है, उस पर हमारी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेपर 1 ऐसे ही पढ़िए या उस पर ध्यान नहीं दीजिए, पर उसके बारे में जो टेंशन लेकर हम पढ़ाई करते हैं और उसके बारे में जो मिथ्य है कि उसके भी आधे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, ये गलत है। हाँ, आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि उसमें भी आपको अच्छे ही मार्क्स मिले, क्योंकि वो आगे चलकर आपके परसेंटेज बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे हमारे परसेंटेज का स्तर, जो हमारे कट ऑफ का लेवल होता है, उससे 1 या 2% आगे होना ही चाहिए, नहीं तो हम ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर 1 की पढ़ाई करते हैं तो जो भी यूनिट है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप उसका थॉरोली पढ़ाई कीजिए, यानी उसमें से कोई तो ऐसा एक पोर्शन होगा कि जिस वो आप कर पा रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूएशन में रखते हुए बाकी बचे हुए यूनिट आप अच्छे से कीजिए। यानी जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तो हो सकता है कि यहाँ कुछ बीएड के भी विद्यार्थी होंगे, उनके लिए तो वो एकदम आसान है क्योंकि वो उनके सिलेबस का ही विषय है। पर जैसे हम एमए वगैरह करने वाले लोगों के लिए ये सब एकदम नया विषय था, तो हमें यह पढ़ते समय शुरू में तो बहुत दिक्कतें हुई समझने के लिए, पर समझते समझते, पढ़ते पढ़ते और पीवाईक्यूज़ देखते देखते बाद में वो समझ में आने लगा, और दोस्तों के साथ डिस्कशन करके भी उसके हल प्राप्त हुए। और बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के भी विद्यार्थी होंगे तो यूनिट 4 जो है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि, वो भी अगर किसी का हिस्ट्री विषय रहा होगा तो वो भी उनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें घबराना नहीं है। पेपर 1 में जो भी आप पढ़ेंगे उनमें से ऐसे कोई विषय हैं जिनका आप मन में ठान लीजिए कि मुझे इनको अच्छे से करना है। यदि मुझे डीआई नहीं आता है और गणित से रिलेटेड जो दूसरे हैं, तर्कशास्त्र के हैं, अनुमान वाले हैं, जो मुझे नहीं आते हैं, तो उनका थॉरोली जो आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो उसकी पढ़ाई शुरू ही रखनी है। पर जिन विषयों पर आप अच्छे से पकड़ रख सकते हैं उनकी तैयारी मात्र आप जोरों शोरों से करेंगे तो देखेंगे कि आप निश्चित ही यश हासिल करेंगे। अब आइए आगे हम नेट के पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स है और पहले यूनिट में हमारा है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें शिक्षण अवधारणाएं, शिक्षण के बारे में बताया गया है, उनकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, यानी कि टीचर के लिए किस तरह की अवधारणाएं होती है, टीचिंग का आप क्या अर्थ समझते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है और शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। तो उसके 3 स्तर होते हैं, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता, और उनकी विशेषताएं। दोस्तों इस पर प्रश्न हर साल आते ही आते हैं, इन्हें ठीक से समझकर इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरा बिंदु है शिक्षार्थी की विशेषताएं, यानी कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं शैक्षिक, सामाजिक, भावनिक और
संज्ञात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि जब कोई विद्यार्थी आपके पास आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो चाहे किशोरावस्था का हो या फिर वयस्क भी हो सकता है, तो उनकी अपने शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं होती है, वो शैक्षिक स्तर पर भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, भावनात्मक भी होती है, संज्ञानात्मक भी होती है और व्यक्तिगत भी होती है कि कोई बच्चा उस अध्यापक के बारे में या अध्यापिका के बारे में क्या सोचता है। तीसरा बिंदु है शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें कि शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, इस तरह की चर्चा की गई है, जिसमें कि एक शिक्षक हो तो उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए, और जब शिक्षक अपनी अध्ययन कार्य जब कक्षा में करता है तो उसके लिए वह किस प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, और जो संस्था है जिसमें वह अध्यापक काम कर रहे हैं तो उस संस्था के मार्फत उस अध्यापन कार्य के लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, और उस अध्यापन क्षेत्र में किस तरह का शैक्षिक वातावरण है कि जिसकी सहायता से बच्चे पढ़ाई कर सकें, ना केवल कक्षा में बैठकर। तो आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, यानी कि देखते हैं हम पाठशालाओं में खेलने के लिए मैदान होते हैं बच्चों के लिए, रंगमंच होता है, आजकल तो म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, शिक्षक भी आते हैं बाहर से, उनकी भी शिक्षा बच्चों को दी जाती है, और तरह तरह के मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी और शैक्षणिक कार्यक्रम भी पाठशालाओं में किए जाते हैं। हमारा अगला बिंदु है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में शिक्षण की पद्धति कैसी होती है। अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित पद्धति, यानी कि केवल अध्यापक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी सुन रहे हैं, या केवल विद्यार्थी ही बोल रहे हैं और बता रहे हैं और अध्यापक का वहाँ कोई मार्गदर्शन का कार्य नहीं है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, यानी कि आजकल एजुकेशन जो है ऑफलाइन भी हो गया है, तो ऑफलाइन पद्धति कैसी है और ऑनलाइन पद्धति कैसी है, इन दोनों में से कौन सी श्रेष्ठतर है, और इसकी स्वयं प्रभा, मूक्स, ये जो अलग अलग इसकी संस्थाएं हैं, ये किस तरह अध्यापन कार्य में मदद करती है, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। दूसरा बिंदु है शिक्षण सहायक प्रणाली, यानी कि परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी कि हमारी जो परंपरागत हमारी शिक्षा है पहले गुरुकुल में हुआ करता था, पर अभी जो है हमारा आईटीसी कंप्यूटराइज हो गया है, और तो हमारी जो चलती आ रही है परंपरागत शैक्षणिक पद्धति अध्यापन की, उसमें और अभी जो आईसीटी आया है उसमें क्या अंतर है, उसके हमारे लिए क्या सहायता होती है, इसकी जानकारी और इसका मार्गदर्शन यहाँ किया गया है। और आखिरी बिंदु है मूल्यांकन प्रणालियाँ, यानी कि अध्यापन क्षेत्र में शिक्षकों को विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, ये जान लेने के लिए यूनिट टेस्ट लेनी पड़ती है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स लेने पड़ते हैं, तो ये बच्चों ने हमसे क्या पढ़ा, वो समझ में वो सही तरीके से उन बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उस मूल्यांकन के तत्व और कौन कौन से प्रकार होते हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी कि आपने देखा होगा, आप कभी स्वयं प्रभा चैनल वगैरह ये सब अगर आपने ऑपरेट किया होगा तो देखेंगे कि उस पर कई तरह के पाठ्यक्रम आ जाते हैं, और आप जब उसमें से कोई सिलेक्ट करते हो तो उसमें फिर आपको क्रेडिट मिलेंगे, यानी कि क्रेडिट की मात्रा में आपको गुण मिलेंगे और उससे आपके शैक्षणिक मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि अभी हम भी नेट और सेट की जो परीक्षाएं हो रही है तो ये सब कंप्यूटर आधारित यानी कि ऑनलाइन हो रही है, और उनका भी मूल्यांकन पद्धतियाँ नवा विचार की नई सोच रख रहे हैं कि देखा गया है कि हमारे संपूर्ण जगत में यह निर्णय हुआ है कि संपूर्ण जो विश्व है अभी 2030 तक ऑनलाइन होने वाला है, तो शिक्षा क्षेत्र भी इससे कैसे पीछे रहेगा। हमारा यूनिट 2 है शोध प्रवृत्ति, यानी कि शोध के प्रकार। अब जब आपने एमए किया है और जब आप सहायक प्रोफेसर बनना जा रहे हो
तो आप में शोध निरनिराले विषयों पर जानकारी रखना, उन्हें ढूंढने की कोशिश करना, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करना, ये प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो दिए हैं अभ्यासक्रम में, तो पहला बिंदु है शोध, जिसमें अर्थ शोध का अर्थ, शोध के प्रकार, शोध की विशेषताएं, उसमें प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम आदि पर चर्चा हुई है। दिन शोध की पद्धतियाँ, वह शोध आपका प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, इन पर प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। एक वाक्य दिया जाता है, पूछा जाता है कि अगर इस तरह का शोध हो रहा है तो यह किस प्रकार का शोध कहलाता है। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, कि जिस तरह का आप शोध यानी कि अपना प्रबंध लिखने जा रहे हैं आगे, तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा और उसके लिखने की शैली कैसी होगी। हर कोई इंसान हर कोई प्रकार का प्रबंध नहीं लिख सकता। किसी का हो सकता है प्रयोगात्मक हो, किसी का हो सकता है विवरणात्मक हो, किसी का हो सकता है ऐतिहासिक हो, तो किसी का गुणात्मक या किसी का मात्रात्मक। तो उस तरह की शैलियाँ किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है, उनके तत्व क्या होते हैं, इन सब की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। शोध में आईटीसी का अनुप्रयोग यानी कि रिसर्च में हमें आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग होता है, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और शोध नैतिकता यानी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कितनी नैतिकता है, वह हमने अपने खुद की बुद्धिमत्ता से उस प्रबंध को खुद बनाया है अपनी मेहनत से, या किसी से देख कर चुरा कर लिया है, या कहीं से हमने उसे इंटरनेट से या किसी किताबों से कॉपी पेस्ट करके लिया है। तो इस तरह की नैतिकता भी ढूंढी जाती है, उसके लिए ऐप होता है, शोध गंगा होती है। तो इस तरह से वहाँ पर जांच होती है कि हमने जो किया है रिसर्च, तो वो खरा है या नहीं, और उसे उसकी शोध को स्वीकारा जाए या नहीं। इकाई 3 है जिसमें बोध है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। उसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ कि ये आपके लिए एकदम बढ़ती हुई सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी भी आप बोल सकते हैं कि जिसकी मदद से आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो इसमें बस करना हमें है कि पैसेजेस पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें वहीं के वहीं ढूंढने होते हैं। बस दिक्कत पहली बार ऐसी होती है कि हमें ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने की आदत नहीं होती है, और ऑनलाइन स्क्रीन पर ही एक साइड में स्क्रॉल करते हुए पैसेज इधर जाता है और इस साइड में प्रश्न आते हैं। तो हमें पैसेज फिर से उन प्रश्नों को पढ़कर उत्तर ढूंढने के लिए उसे स्क्रॉल करके इधर जाना पड़ता है, इधर से इधर जाना पड़ता है। तो पहली बार हो सकता है जो परीक्षा देने जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पर मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप परीक्षा में मेन दिन जाने के पहले आप उसके 2-3 बार घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस तरह के पैराग्राफ जो रहते हैं ऑनलाइन पैराग्राफ रीड करके उसके प्रश्न ढूंढने की भी यदि आपने प्रैक्टिस की तो हो सकता है वहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो, पर प्रश्न ढूंढने में, उनके उत्तर समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर इकाई 4 आता है जो है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल देखिए, जो आज का जो पूरा क्षेत्र है कम्युनिकेशन पर ही चल रहा है। अगर हमें कम्युनिकेशन की अच्छी शैली नहीं है, हमारी स्किल नहीं है अच्छे से, तो हम जीवन में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हर किसी इंसान में किसी न किसी की क्षेत्र में कोई ना कोई स्किल्स होने ज़रूरी होते हैं। तो उसमें से ही एक संप्रेषण स्किल है, और इस संप्रेषण का अर्थ, उसके प्रकार और उसके अभिलक्षण यानी कि उसके किस प्रकार से उन्हें पहचाना जाता है, इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। दिन प्रभावी संप्रेषण कैसे होते हैं, कि किस तरह से हम किसी बातों पर प्रभाव कर सकते हैं। वाचिक एवं गैर वाचिक, अंततः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। तो इस तरह से बोला गया है कि वाचिक यानी कि जो वृत्तपत्र होते हैं, मैगजीन्स होते हैं,
पुस्तकें होती है, नॉवेल्स वगैरह, और अंततः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है, और हम सब स्कूलों में, महाविद्यालयों में या ऐसी जॉइंट जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वहाँ पर, और कक्षा संप्रेषण यानी कि कक्षा रूम में होने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो संवाद होते हैं, तो इस प्रकार के संवाद किस प्रकार के संवाद कहलाते हैं, ये यहाँ पर बतलाया गया है। देन प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, यानी कि ये जो संप्रेषण की कला है इसमें किस प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, तो हम उन्हें पढ़कर समझ सकते हैं, और अगर हमने उन कलाओं को सीख लिया तो हम एक उत्तम संप्रेषक बन सकते हैं। देन जन मीडिया एवं समाज। देखिए दोस्तों, जन मीडिया जो है आज एक सबसे बड़ी दुधारी तलवार बन गई है। देश विदेश में जो भी घटनाएं घटती है वो सबसे पहले हमें हर दिन सुबह के पहले क्षण से लेकर रात के अंतिम क्षण तक हमें मीडिया पर, आजकल तो मोबाइल भी आ गए हैं, इसमें भी आप अपने टीवी न्यूज़ और ये सब सुन सकते हैं। तो ये जन मीडिया जो है ये भी एक संप्रेषण का ही माध्यम है। आजकल तो आप लाइव भी टीवी पर जैसे देख सकते हैं वैसे ही मोबाइल पर भी देख सकते हैं अगर, तो इस तरह से ये जो संप्रेषण का क्षेत्र है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो इसीलिए इस संप्रेषण का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस यूनिट में इसे स्थान मिला है। देन है इकाई 5, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। आ गए हैं उसी इस पर कि तर्क के प्रकार क्या होते हैं, संख्या, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध। तो गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत। दोस्तों मैं यह बात यहाँ प्रामाणिकता से बताना चाहती हूँ कि इसमें से जो दूसरे नंबर का बिंदु दिया है, संख्या और श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, यह मेरा शुरू से फेवरेट था, और मुझे बस इतना ही जो एरिया है इस यूनिट में पसंद आता था। तर्क के प्रकार थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था, पर ये जो है गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत, ये सब मेरी समझ के तो बाहर थे। तो जब पहली बार मैंने इसे यूट्यूब पर क्लासेस देख देख कर करने की कोशिश भी की, पर जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे लिए करना बहुत कठिन है, तो मैंने तुरंत ही ये निर्णय ले लिया कि मैं इसमें अपना समय नहीं गंवाऊंगी। इसके बदले में मुझे जो आता है, जो मैं समझ पाती हूँ, उसे मैं अच्छी तरीके से करूँगी। इकाई 6 है, इसमें युक्तियुक्त तर्क है। युक्तियुक्त तर्क का पहला बिंदु है कि युक्ति के ढांचे का बोध, यानी कि हम जो लॉजिकल रीजनिंग जिसे कहते हैं, तो उसका ढांचा कैसे होगा, युक्ति के रूप कैसे होंगे, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, और तर्क वाक्य दिए जाते हैं उसके प्रकार भी होते हैं। वाक्य दिया जाता है, असर्टिव दिया जाता है, उसका रीज़न दिया जाता है, असर्शन और रीज़न, और फिर आपको ढूंढना है कि यह किस प्रकार का तर्क वाक्य है। व्यवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्त्वर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। यह भी मेरी समझ के बाहर था, तो मैंने तो इसे थोड़ा बहुत साइड में ही रख दिया था। दिन युक्ति के प्रकार है, निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टकरण। तो यह थोड़े बहुत पढ़कर तो समझने वाले हैं, जिसमें आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। अनुरूपता, दिन वेन का आरेख यानी कि वेन डायग्राम्स होती है। तर्क पूछे जाते हैं कि यदि बहन है, भाई है और संपूर्ण कुटुंब है, तो आपको किस तरह से वो गोले बनाकर आकृतियाँ समझनी है, ये यहाँ पर होगा। तो ये भी कुछ मात्रा में थोड़ा सरल ही है। और फिर दूसरा बिंदु है भारतीय तर्कशास्त्र यानी ज्ञान के साधन। तो भारतीय तर्कशास्त्र का ये जो है ये भी बहुत समझने जैसा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। दिन प्रमाण है, तो प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये सब प्रमाण जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति जो परंपरागत हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें का यह अभ्यासक्रम है। तो इसे आप शुरू से अगर पढ़ें तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अनुमान की संरचना, व्यापार, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये भी आप पढ़कर समझ सकते हैं। देन इकाई 7 बताई है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों वाला भी जो सिलेबस है ये मेरे तो समझ के बाहर था, तो मैंने भी इस पर से अपना ध्यान, यानी कि ये यूनिट पूरा ही मेरे इससे मैंने छोड़ दिया था। पर मेरी आपसे विनंती है कि हर किसी के जीवन में अपनी एक क्षमता होती है किसी बात को समझने की। तो अगर आप में इसकी क्षमता है, आप इसे समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पूरा ही सिलेबस करें। पर यह बात भी ध्यान में रखें कि अगर आपको ये 2-3 जो यूनिट है ये अगर आपकी समझ के बाहर है तो परीक्षा देने मैं नहीं जाऊंगा, या फिर एक बार पेपर देखकर आए आपने और अपने आप में ये अनुमान लगा लेना कि नहीं भाई बहुत कठिन होती है, मुझसे तो ये नहीं होगा, ये एकदम गलत है। ये 2-3 यूनिट अगर छोड़कर आपने बाकी सब यूनिट की भी अच्छे से तैयारी की, फिर भी 100% आपके पास होने की गारंटी है। तो आंकड़ों की व्याख्या में बताया गया है कि आंकड़ों का स्रोत कैसे होता है, प्राप्ति, वर्गीकरण, दिन गुणात्मक और मात्रात्मक, दिन चित्रवत वर्णन जिसमें जो चार्ट, पाई चार्ट वगैरह रहते हैं और उसमें प्रमाण दिए हुए रहते हैं, और फिर उससे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। हमारा बात का यूनिट है सूचना और संचार प्रतियोगिता, यानी कि प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यह भी मेरा पसंदीदा विषय था, तो मैंने इसे अच्छी तरह से ही प्रिपेयर किया था। तो आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, यानी कि ये सब तो हमने एमए के सिलेबस में भी पढ़ा है। तो जैसे कि टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग और वो कहाँ कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल है, श्रवदृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें हैं, यानी कि आज इतनी सुविधाएं हो गई है कि कई व्यक्ति हज़ारों किलोमीटर दूर के अंतरों से, 7 समंदर पार से भी हमारे साथ जुड़कर हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटरनेट, ये जो इंटरनेट है, ईमेल है, श्रवदृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होती है। उच्च शिक्षा में डिजिटल की पहल, यानी कि आजकल सभी और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आप तो आजकल घर बैठे ही सब्जी मंगा सकते हैं, घर में पहनने वाली चप्पलें मंगा सकते हैं। तो ये सब डिजिटलाइजेशन ही है कि आपके घर में आपने अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लिया है, उस ऐप को ओपन करते ही जो भी आपको सामान मंगवाना है वो सर्च में जाकर ढूंढना है, उसे सिलेक्ट करना है और उसके पैसे पे करके अपनी ऑर्डर कंफर्म करना है। थोड़ी देर के बाद वो ऑर्डर आपके घर में ही बैठे बैठे आपको मिल जाता है। तो ये उच्च शिक्षा में, हमारी उच्च शिक्षा में डिजिटल की पहल की। आजकल बहुत सारे विद्यार्थी महाविद्यालय में नहीं जा सकते हैं और हमारे देश के तो बहुसंख्य विद्यार्थी गांव में हैं, तो उन तक ये शिक्षा कैसे पहुँचे, तो ये डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ही शक्य है कि गांव में बसे हुए, दूर दराज में बसे हुए हमारे विद्यार्थी भी इस जो हमारा शैक्षणिक संस्थाएं ने जो हमारे लिए शैक्षणिक सुविधाएं दी हैं उनका वो भी लाभ उठा सके। तो उच्च शिक्षा में डिजिटल की पहल, तो इसके माध्यम से पूरे ही लोग, सभी लोग, हर तरह के, चाहे वो निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के हो, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, इस व्यवस्था का ये मदद ले सके, उसका उपयोग पूरी मात्रा में कर सके। आईसीटी और सुशासन, कि ये जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह, तो सुशासन कैसे बना रहे। इकाई 9 है लोक विकास और पर्यावरण। ये भी मेरा एक फेवरेट विषय था और इसमें बताया गया है कि ये जो संपूर्ण जो सृष्टि है उसके हम एक भाग ही है। तो हमारी ये नैतिक कर्तव्य हमारे बनता है कि इस सृष्टि जैसे हमें संभालती है वैसे ही इस सृष्टि को भी संभालना, उसकी देखभाल करना हमारा उतना ही नैतिक कर्तव्य बनता है।
तो यहाँ पर इस यूनिट के माध्यम से लोग, विकास और पर्यावरण का, इसमें एक दूसरे को विकास करने के लिए, जैसे कि लोगों का विकास, पर्यावरण का विकास, और पर्यावरण का विकास तो लोगों का विकास, तो इस तरह से इन्हें पढ़ना है। तो पहला बिंदु है इसमें विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास, यानी एसडीजी गोल, मिलेनियम गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले गोल्स, जिसकी मदद से पर्यावरण को सुरक्षित रखने की योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा बिंदु है मानव और पर्यावरण संव्यवहार, यानी कि नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, यानी कि जो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें से जो वेस्ट रहता है, यानी कि जो गंदा पानी, गंदा मैल वगैरह रहता है, दूषित वगैरह, वो सब पीने वाले अच्छे ना इसमें डाल देते हैं हमारी नदियों में। तो इससे हमारी नदियाँ दूषित हो रही है, हमारे घर में जो पीने का पानी आता है वो दूषित होने से हमारे प्रकृति पर उसका परिणाम होता है। तो इस तरह से उसका पर्यावरण पर ही, ना केवल हमारी प्रकृति पर, तो संपूर्ण पर्यावरण पे भी, कि जो मोटर गाड़ी, कार हम चलाते उससे निकलने वाला जो धूल है, वो धूल ऊपर आसमान में सब और फैल जाता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण है हमारी धरती पर बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर की जो परत है, जो हमारा रक्षण करती है, हमारे त्वचा का, जो सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर आती है, उससे ओजोन की लेयर है हमें बचाती है। परंतु ये बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो परत है, वो जो लेयर है उसकी, वो घटती जा रही है, और सूरज की किरणें डायरेक्टली हम पर अटैक कर रही है। इसलिए इस गर्मी से इंसान अभी परेशान हो रहा है। आजकल आप देखिए ना कि हमारे मुख्य रूप से 3 ऋतु माने जाते हैं। वर्षा ऋतु, ठंड का मौसम और बारिश होती है। पर आजकल के मौसम में आप बदलाव देखिए कि कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंड पड़ रही है। ठंड तो मानो चली सी ही गई है, कभी कभारी महसूस होती है, और कभी भी बारिश हो रही है। तो इस तरह से पर्यावरण पर उसका असर हो रहा है। देन पर्यावरण परक मुद्दे, तो स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर भी उनकी चर्चाएं की जाएगी। उसके लिए जो भी हमारा देश है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसके लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं, वे उन्होंने क्या क्या बनाए हैं इसके लिए योजनाएं, उनकी चर्चा। देन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट यानी ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब, यानी ज़मीन से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं, या पृथ्वी के ऊपर जो भी केमिकल्स हो रहे हैं, उनका ज़मीन पर क्या प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन, यानी कि आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड और हवा जो संपूर्णतः प्रदूषित हो चुकी है, तो उससे जो भाप बनकर ऊपर जाती है, और उस फिर से बारिश बनकर जब वापस आती है, तो वो एसिडिक हो रहा है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पर बहुत ज़्यादा प्रमाण में वातावरण खराब हो गया है, दूषित हो गया है। तो उसके परिणाम फिर से यहाँ से सृष्टि से ही जाकर ऊपर आसमान में जब बारिश होती है, तो वो दूषित जल के प्रमाण में ही हमें मिल रहा है। तो उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम क्या है, यानी कि उसको दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तरीके से क्या सोचा जा सकता है, यह अभ्यासक्रम में शामिल है। दिन मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, निश्चित रूप से मानव तो दूषित हो ही रहा है, उसका संपूर्ण शरीर स्वास्थ्य दूषित हो रहा है। पहले के ज़माने में इंसान 100 से ज़्यादा जीता था, पर अभी तो ऐसे हो गया है कि 60 वर्ष तक का अनुमान लगाया जा रहा है, और आने वाली पीढ़ी तो बोल नहीं सकते। तो इन सब प्रदूषकों का मानवीय स्वास्थ्य पर तो परिणाम हो ही रहा है निश्चित रूप से। दिन दूसरा बिंदु है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन, इन सभी पर किस प्रकार से इस बदलते हुए वातावरण का, दूषित वातावरण का प्रभाव हो रहा है, इसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। देन प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जैसे कि भूकंप है और सुनामी है,
तो इनका मीटर में गिना जाता है कि ये कितने मीटर में हुआ है या ये कब होने वाला है, यह भी हम आकाशवाणी से इसकी जानकारी पहले ही प्राप्त की जाती है। और सरकार इन सबको, जहाँ पर ये सब घटनाएं घटने वाली है, उन्हें अलर्ट करके सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजनाएं बनाती हैं। तो इस तरह से कैसे अलर्ट किया जा सकता है, इसकी जानकारी दिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कायदा है, हमारे देश का नियम है, एक्ट है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यानी कि ये जो पर्यावरण में ये जो गड़बड़ी चल रही है, ये सब दूषित है, तो इसे सुधारने के लिए हम क्या क्या योजनाएं सब मिलकर, सब देश का जो संगठन है, ये सब मिलकर हम वैश्विक स्तर पर वसुदैव कुटुंबकम, इस आधार पर हम किस तरह से इन सब का प्रयास कर सकते हैं कि हमारा पर्यावरण अच्छा बने। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इन सभी प्रोटोकॉलों में हर बार जितनी भी संयुक्त राष्ट्र है वो साल महीने में या जितने भी महीने में है इकट्ठा होते हैं, इस पर चर्चाएं की जाती है, कौन से देश में इसके लिए कौन सी योजनाएं बनाई थी और वह कितनी मात्रा में सफल हो गई है, और कौन से राष्ट्र को सफलता मिली है तो कौन सा राष्ट्र उसकी तरफ से मदद ले सकता है, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की जाती है। और ये प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएंगे। देन सबसे अंतिम हमारी इकाई है इकाई 10, वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये भी मेरा सबसे फेवरेट विषय था। इसमें पहला बिंदु है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, यानी कि आजकल का ये बढ़ता हुआ जो हायर एजुकेशन का दौर है, इसकी तुलना हमारे प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, तो वो जैसे कि हमें गुरुओं के पास जाना पड़ता था, गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था, तो उस गुरुकुल की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या अंतर है देखा जाए तो आप गुरुकुल की शिक्षाओं को देखिए। सही मायने में अगर ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आते और हमारा अगर गुरुकुल सिस्टम ही चलता रहता तो आज हमारे देश की ये जो अवस्था है ये ऐसी नहीं होती, भारत देश बहुत प्रगति पर होता। और आज का जो अभ्यासक्रम है, जो बच्चों के दिमाग पर राक्षस की तरह नाच रहा है, टेंशन महसूस करा रहा है, ये मैकेले सिस्टम है, मैकेले एजुकेशन सिस्टम से हम जो पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने अपने ब्रिटिश सैन्य को यहाँ पर स्थापित करने के लिए और हमारे भारतीय सैनिकों को अपने यहाँ नौकरी देने के लिए अंग्रेज़ी सीखना कंपलसरी कर दिया था और बहुत सी अंग्रेज़ी नॉलेज का कंपल्सन भी किया था। तो ये सब शिक्षाएं और उनमें अभी के एजुकेशन वही अभी निरंतर चलते रह रहा है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए। तो ये जो हायर एजुकेशन है, यानी कि उच्च अधिगम संस्थाएं हैं, और प्राचीन भारत में जो शिक्षा का स्रोत था, इनकी तुलना की गई है। बताया गया है कि पहले कौन कौन सी विश्वविद्यालय संस्थाएं होती थी, जैसे कि तक्षशिला है, नालंदा है, ये हमारे देश की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएं हैं। और इसकी खासियत ये है कि इन संस्थाओं में ना केवल हमारे जैसे पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाए जाते थे, तो यहाँ पर धनुर्विद्या, तर्कशास्त्र, इस तरह की विद्याएं भी सिखाई जाती थी। मेडिकल साइंस है, सैन्य घायल हो जाने पर उनका इलाज कैसे करना है, ये उस ज़माने में, तो ये सब वहाँ पर भी चर्चाएं की जाती थी। युद्ध नीति कैसे बनाई जाए, इसकी भी तब के ज़माने में शिक्षा दी जाती थी। देन दूसरा बिंदु है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिकतम और शोध का उद्भव, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने दल में शामिल करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा कंपलसरी कर दी थी। तो तब उच्च अधिगम और फिर शोध का उद्भव, तो तब से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वैसे ही फॉलो होता हुआ आ रहा है। पर अभी शोध का उद्भव, तो अभी स्वतंत्रता के बाद मात्र हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं और हमारे शिक्षण क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव होगा और उसमें हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं, यह सब इस बिंदु में
बताया गया है। देन भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। कि भारत में प्राचीनतम और पारंपरिक और गैर पारंपरिक किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी यह। देन व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। आज का जो दौर है वह वोकेशनल स्टडीज़, टेक्निकल और स्किलफुल एजुकेशन। आजकल तो देखिए कि आप विद्यालयों में भी बच्चों को स्किल एजुकेशन सिखाया जाता है, जैसे मोल्डिंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, इस तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं। तो इसका उच्च शिक्षा की प्रणाली में किस तरह से इसका स्तर है, इसकी जानकारी यहाँ पर चर्चा की गई है। देन मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, यानी कि वैल्यू एजुकेशन और पर्यावरण परक, यानी कि जो जहाँ पर सुविधाएं हमारे देश में उसके लिए कितनी उपलब्ध है, और उससे जो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं महाविद्यालयीन जीवन में, तो उसे पढ़ने के बाद वो केवल जब महाविद्यालय में पढ़ते हैं और महाविद्यालय से बाहर आते हैं तो वो शिक्षा केवल वहीं तक मर्यादित ना रहे। तो जो भी बच्चों ने वहाँ महाविद्यालय में या विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है उसका जब वो उस क्षेत्र से बाहर आते हैं और अपने लिए कोई रोज़गार का साधन या जीवन में कुछ बनने के लिए देखते हैं, तो उन्हें वो जो एजुकेशन उन्होंने लिया है, शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, वो उसी के काम आए। देन नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो इन सब में उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या नियम बनाती है, नीतियाँ बनाती हैं। पंचवार्षिक योजनाएं हमारे देश में बनाई गई है 1945 से लेकर जब हमारा देश स्वतंत्रता हुआ तब से लेकर पंचवार्षिक योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है। तो पहले पंचवार्षिक योजना से लेकर अब तक कौन कौन सी पंचवार्षिक योजना, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी हर तरह की योजनाओं में क्या क्या बातें बनाई गई है, क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई हैं, इनका अभ्यास। देन सुशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश का यूनिवर्सिटीज़ का कारभार कैसे चले, यूनिवर्सिटी कैसी हो। देन राजनीति और प्रशासन, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जितना भी, यानी कि अगर आपने राज्य शास्त्र पढ़ा है तो उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका और प्रशासन से रिलेटेड भी यहाँ पर अभ्यासक्रम बताया हुआ है। तो इस तरह से ये अभ्यासक्रम अगर आपने समझ लिया होगा तो मुझे निश्चित रूप से ये अपेक्षा है कि आपके मन से पेपर 1 के लिए जो डर था वह निकल गया होगा। आप अभी निश्चिंत होकर इस पेपर की पुस्तकें अगर आपको चाहिए खरीद लीजिए, और हो सके तो कोई अच्छी यूट्यूब देखना शुरू कर दीजिए। और मैंने जैसे बताया कि इस तरह के नोटबुक आपको हर एक विषय के लिए, हर एक यूनिट के लिए अलग अलग मेंटेन करने, ताकि जब आप समय पर पढ़ाई करने जाए तो वो आपको समय पर मिले और आप उसकी अच्छी तरह से अपने खुद के नोट्स बना पाए। आप नोट्स बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप विषय को समझ ले रहे हैं, और समझ जब पाएंगे तभी जब आप परीक्षा देने जाएंगे और वो स्क्रीन पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो उनको समझकर उनका आंसर लिख पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों खुद के ओन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको समझने में दिक्कतें हो रही हैं तो पुस्तकें हैं, विविध यूट्यूब ऐप्स है जहाँ पर बहुत सारे नेट सेट, यूजीसी, टीजीटी के क्लासेस के ये वीडियो चलते रहते हैं। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो स्पेसिफिक वीडियोस आप निश्चित रूप से देखिए, PYQs देखिए, MCQs देखिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी आपको निश्चित ये 100% एश्योरिटी है कि इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे, सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, पेपर 1 के बारे में जो भी मिथ्य है वो अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से निकाल देंगे और अपने पूरे प्रामाणिकता के साथ इसमें पढ़ाई में लग जाएंगे। आपको निश्चित ही आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद ही होगी। भगवान आपके साथ है। विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, आप निश्चित ही अपना ध्येय हासिल करेंगे। थैंक यू।